क्या आप सोच सकते हैं कि जिस परिवार को आपने अपना सब कुछ समझा हो, वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी की योजना बना रहा हो और आपको उसकी भनक तक ना हो। मेरी जिंदगी में भी एक दिन ऐसा ही आया जब एक फोन कॉल ने मेरे भरोसे की पूरी दुनिया हिला दी। मेरा नाम नेहा है और मैं जयपुर की एक प्राइवेट आर्किटेक्चर कंपनी में सीनियर डिजाइनर हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरे पति अंकित एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी माँ शारदा देवी और उनकी बहन रश्मि हमेशा मेरी कमाई को परिवार की साझा संपत्ति समझती थी। शुरुआत में मैंने इसे सामान्य पारिवारिक व्यवहार समझकर नजरअंदाज किया। कभी मेरी सैलरी आने से पहले खर्चों की सूची तैयार मिलती, तो कभी मेरी बचत को घर की जरूरत बताकर इस्तेमाल कर लिया जाता। मैं हर बार यही सोचती कि परिवार में हिसाब नहीं रखा जाता, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी चुप्पी को मेरी मजबूरी समझ लिया गया है। रश्मि की शादी टूट चुकी थी और वह पिछले 1.5 साल से हमारे साथ रह रही थी। उसे नौकरी करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मेरी कमाई पर टिप्पणी करने में हमेशा आगे रहती थी। एक दिन मेरी जिंदगी में बड़ी खुशखबरी आई। कई साल पहले मैंने एक छोटे व्यवसायिक प्रोजेक्ट में निवेश किया था, जिसका मामला लंबे समय से कानूनी विवाद में फंसा हुआ था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कभी उसका पैसा वापस मिलेगा, लेकिन अचानक मेरे वकील का फोन आया। उन्होंने बताया कि मामला सुलझ चुका है और मुझे 45 लाख रुपए मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चेक 2-3 दिनों में घर पहुंच जाएगा। यह खबर सुनकर मैं बेहद खुश हुई और मैंने तुरंत अंकित को यह बात बताई। वह भी खुश हुआ और बोला कि अब हम अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। उस समय रसोई में खड़ी रश्मि भी हमारी पूरी बातचीत सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे मैं उस समय समझ नहीं पाई। अगले कुछ दिन मैं काम में व्यस्त रही और चेक के बारे में भूल गई। फिर एक शनिवार की सुबह मेरे फोन पर बैंक मैनेजर का कॉल आया। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने अपने नाम का 45 लाख का चेक किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा कराने की अनुमति दी है। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे तो चेक मिलने की जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने तुरंत बैंक आने को कहा। जब मैंने फोन रखा तो देखा कि रश्मि दरवाजे के पास खड़ी थी और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। उसी क्षण मेरे मन में शक पैदा हुआ। बैंक पहुंचने पर मैनेजर ने मुझे एक फाइल दिखाई। उसमें मेरे नाम का चेक था और उसके साथ एक आवेदन पत्र, जिसमें मेरी नकली साइन की गई थी। उन्होंने बताया कि किसी ने मेरी ओर से अनुमति देकर चेक दूसरे खाते में जमा कराने की कोशिश की थी, लेकिन हस्ताक्षर संदिग्ध लगने के कारण प्रक्रिया रोक दी गई। जब मैंने पूछा कि चेक जमा कराने कौन आया था, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही महिला कोई और नहीं बल्कि रश्मि थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैनेजर ने बताया कि वह मेरे आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी साथ लाई थी और उसने दावा किया था कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने उसे अधिकृत किया है। तभी मुझे याद आया कि कुछ महीने पहले रश्मि ने किसी काम के बहाने मेरा आधार कार्ड लिया था। बैंक ने पूरी प्रक्रिया रोक दी और पैसा अभी सुरक्षित था। मैनेजर ने मुझे पुलिस शिकायत करने की सलाह दी, लेकिन मैंने पहले घर में सच सामने लाने का फैसला किया। शाम को जब मैं घर पहुंची तो ड्राइंग रूम में अंकित, शारदा देवी और रश्मि बैठे थे। मैंने सीधे रश्मि से पूछा कि क्या वह आज बैंक गई थी। उसने बिना पलक झपकाए इनकार कर दिया। तब मैंने सीसीटीवी की तस्वीर उसके सामने रख दी। तस्वीर देखते ही उसका चेहरा उतर गया। इससे पहले कि वह कुछ कहती, शारदा देवी बोल पड़ी कि अगर गई भी थी तो क्या हुआ, पैसा घर का ही तो था। उनकी बात सुनकर मुझे सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब साफ था कि उन्हें सब पता था। मैंने पूछा कि अगर यह सही था तो नकली हस्ताक्षर और झूठा आवेदन क्यों बनाया गया। इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। अंकित भी स्तब्ध था। जब उसने फर्जी दस्तावेज देखे तो उसे समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है। दबाव बढ़ने पर रश्मि रोने लगी और उसने स्वीकार कर लिया। यह योजना उसने अपनी मां के कहने पर बनाई थी। उनका इरादा था कि पैसा पहले उनके खाते में आ जाए और बाद में मुझे किसी तरह मना लिया जाएगा। अभी बैंक मैनेजर का फिर फोन आया।
उन्होंने बताया कि अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो नियमों के अनुसार मामला पुलिस तक जाएगा। मैंने फोन स्पीकर पर कर दिया। अब कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को समझ आ गया कि स्थिति कितनी गंभीर है। रश्मि मेरे सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी और जेल न भेजने की विनती करने लगी। शारदा देवी भी खामोश हो गई। मैं चाहती तो उसी समय पुलिस शिकायत कर सकती थी, क्योंकि कानून पूरी तरह मेरे पक्ष में था। लेकिन मैंने उन्हें एक अंतिम मौका देने का फैसला किया। मैंने साफ कहा कि उन्हें लिखित रूप में स्वीकार करना होगा। यह साजिश उन्होंने मिलकर रची थी और भविष्य में मेरी कमाई या संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेंगे। साथ ही मेरे किसी दस्तावेज को बिना अनुमति हाथ नहीं लगाएंगे। उसी शाम अंकित ने अपने वकील मित्र को बुलाया और उनके सामने दोनों ने लिखित स्वीकारोक्ति और माफीनामा दिया। इसके बाद मैंने चेक अपने खाते में जमा कराया और कुछ दिनों में पूरी राशि मेरे खाते में आ गई। उस पैसे से मैंने अपने नाम पर एक छोटा लेकिन खूबसूरत फ्लैट बुक कर लिया। नए घर की रजिस्ट्री के दिन अंकित मेरे साथ था। उसने स्वीकार किया कि उसके परिवार ने मेरा भरोसा तोड़ा है और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं लेकिन निशान हमेशा छोड़ जाते हैं। 6 महीने बाद मैं अपने नए घर में रहने लगी और अंकित ने भी अपनी माँ और बहन से अलग रहने का फैसला कर लिया। रश्मि ने पहली बार नौकरी शुरू की, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दूसरों की मेहनत पर जिंदगी नहीं बनाई जा सकती। आज जब मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि इंसान पैसा खोकर भी संभल सकता है, लेकिन भरोसा खोकर नहीं। उस दिन मैंने सिर्फ 45 लाख रुपए नहीं बचाए थे, बल्कि अपनी आत्मसम्मान और अपनी पहचान भी बचाई थी। मैंने सीखा कि रिश्तों की असली नींव प्यार नहीं बल्कि ईमानदारी होती है, और जहाँ ईमानदारी खत्म हो जाए वहाँ सबसे मजबूत रिश्ते भी धीरे धीरे टूट जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।